हाँ जी, अब पूछो। किस बच्चे का क्या क्वेश्चन है, फटाफट पूछ लो। चलो बच्चों, आज ना कुछ क्वेश्चंस करेंगे, हम सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे और डेमो टॉपिक से रिलेटेड कुछ डिस्कशन करेंगे। देखो, रिजल्ट के बारे में मैं इतना ही कहना चाहूँगा बच्चों, तैयारी करके रखो। रिजल्ट जिस दिन भी आ गया उस दिन आप रोओगे, यही होगा और तो कुछ नहीं होगा। परेशान होगे, दुखी होगे, जितने भी ठीक ठाक नंबर लेकर के बैठे हो। तो इसलिए तैयारी अच्छी रखो, रिज़ल्ट के बारे में बेवजह सोचना बंद कर दो। जिस दिन भी रिज़ल्ट आएगा आ जाएगा, और थोड़ा सा भरोसा रखो कि हाँ हमारा रिज़ल्ट आएगा। अगर आप खुद भी भरोसा नहीं रखोगे तो रिज़ल्ट तो वैसे ही नहीं आना आपका। ठीक है, अभी से जी ही मान सर। के बैठ अभी से ही मान के बैठ जाओ कि हाँ भाई रिज़ल्ट नहीं आएगा मेरा। लेकिन अगर थोड़ी भी पॉजिटिव हो, थोड़ा सा भी उम्मीद समझते हो, तो ये सोच करके रहो कि मेरे को तैयारी करके रखनी है और मेरा रिज़ल्ट 100% आएगा ही आएगा। ठीक है, अपनी तैयारी को कितना अच्छा, जितने भी बच्चे रिज़ल्ट के बारे में पूछते हैं ना, उनकी तैयारी बिल्कुल जीरो होती है, मुझे ऐसा लगता है। जो बच्चा अच्छे से प्रिपेयर कर रहा है, जिस बच्चे की तैयारी अच्छी चल रही है, मुझे लगता है कि वो रिज़ल्ट के बारे में इतना दुखी नहीं होता। ये मैंने देखा भी, स्वाभाविक है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि मेरा ये चीज़ रह गई, ये चीज़ रह गई, कि रिज़ल्ट आ गया तो मेरे को ये दिक्कत हो जाएगी, वो दिक्कत हो जाएगी। उस पर फोकस करता है वो। ठीक है, तो रिज़ल्ट पर बेवजह परेशान होने की, यूट्यूब पर तरह तरह की वीडियोज़ देखने की, या घर पे बैठे बैठे ये सोचने की कि हम रिज़ल्ट में आएंगे नहीं आएंगे, ये बेवजह की कोशिश है। ठीक है, जब रिज़ल्ट आएगा सब कुछ क्लियर हो ही जाएगा। ठीक है, और किस दिन आएगा ये भी देखो, रिज़ल्ट आने के बाद ही बस कन्फर्म होगा कि भाई रिज़ल्ट आ जाने वाला है। ठीक है, बस उम्मीद ये रखो कि जल्द से जल्द रिज़ल्ट आए और हमारा नाम हो उसके अंदर, और हमारी प्रिपरेशन तब तक अच्छी हो। जो भी 10-15 दिन मिले, 10-15 दिन के अंदर आपको अच्छे से अपने आप को, सिर्फ उस टाइम पे ब्रशअप करना है अपने आप को। ठीक है, उस टाइम पे तैयारी करने की कोशिश मत करना, क्योंकि तैयारी उस टाइम पे होती नहीं है, उस टाइम सिर्फ ब्रशअप होता है। ठीक है, तो अभी जब तक आपको मौका मिल रहा है, जो भी 2-4-5 दिन मिल रहे हैं, ठीक है, कब आ रिजल्ट किसी को पता नहीं है, तो तैयारी अच्छी रखो। ठीक है बेटा, इतना ही कहूँगा मैं। हाँ, जो भी मैंने आप लोगों को सिलेबस दिया, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग, रविकांत गुप्ता भाई, ये जो क्वेश्चंस पूछने बेकार हैं आपके, 26 तारीख में कितने हैं आपके, इसके कितने हैं, ये बेटा आप बंद कर दो। ठीक है, अभी हम क्लास के अंदर है ना, क्लास के अंदर हम डिस्कशन करेंगे तो फिर कैसे फ़ायदा। चलिए, कुछ सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं, और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस को लेकर के परेशान थे। आज 1-2 क्वेश्चंस करते हैं, जिस भी बच्चे को उस क्वेश्चन का आंसर करना हो, अपना हैंड रेज कर सकता है और फिर आंसर कर सकते हैं आप। ठीक है, अगर क्लासरूम के अंदर दो बच्चे आपस में झगड़ते हैं और झगड़ा करने के बाद किसी बच्चे को चोट लग जाती है या दोनों बच्चों को चोट लग जाती है, इस कंडीशन में आप क्या करेंगे। ठीक है, आपके पास पूरा मौका है, इसको जैसे आंसर करना चाहो वैसे आंसर कर सकते हो। दो बच्चे आपस में झगड़ा करते हैं, ठीक है, और वो बच्चे आपकी क्लास के हैं, जिस वजह से उनको कुछ चोट भी लग जाती है। आपको जैसे ही पता चलता है उनके बारे में, अब आप सबसे पहले क्या करेंगे, देन क्या करेंगे, देन क्या करेंगे, रेडी रखो। ठीक है, उनके पेरेंट्स भी लड़ने आएंगे। ठीक है, पेरेंट्स भी आकर के बोलेंगे, उनको कैसे हैंडल करोगे, उनको कैसे उपचार करोगे उनका, या भविष्य में ऐसी गलती ना करें इसके लिए क्या करोगे। मतलब 3-4 चीज़ें इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, आपको पूरी सिचुएशन का आंसर करना है इसमें। ठीक है, हैंड रेस कर लो जिसको भी आंसर करना है। चलो भाई, आंसर कौन करेगा, और हर बार हर बच्चा आंसर करने की कोशिश ज़रूर करे। ठीक है, ऐसा ना करो कि कुछ बच्चे सिर्फ सुने, क्वेश्चन के आंसर भी करो।
कुलदीप, यस सर। करो आंसर। जिन्होंने हैंड रेस कर रखा है रेडी रहो, जैसे ही मैं आपका नाम बोलता हूँ तुरंत आंसर करना, ठीक है। और कोशिश करो कि कैमरा ऑन करके आंसर करो, एक बेटरमेंट आपको मिलेगा आंसर करने में, और दूसरी चीज़ आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा, ठीक है। तो कोशिश करो कि कैमरा ऑन करके आंसर करना है हमेशा। हाँ कुलदीप, नहीं बोलना भाई। हेलो हाँ बोलो बोलो, जल्दी बोलो। सर। यदि सर बच्चों को, यदि दो बच्चे झगड़ते हैं उनको चोट लग जाती है, तो सर मैं पहले फर्स्ट एड ट्रीटमेंट दूंगा उन लोगों को। देखूंगा कि कहाँ ज़्यादा चोट लगी या नहीं लगी है, तो उसके हिसाब से उनका ट्रीटमेंट करवाऊंगा। और यदि ज़्यादा सिचुएशन लगती है कि ज़्यादा ही चोट लग गई है, तो मैं प्रिंसिपल या काउंसलर से सलाह ले सकता हूँ। जी सर। ठीक है, अपूर्व। सर सबसे पहले तो मैं बच्चों को एमआई रूम ले जाऊंगा और उनका सबसे पहले ट्रीटमेंट कराऊंगा प्रॉपर रूप से। इसके बाद सर उसका इस बात का विशेष ध्यान रखूंगा कि दोनों बच्चे बिल्कुल ठीक हों, फिजिकली भी और मेंटली भी। क्योंकि होता है कि हम लोग उनकी चोट वगैरह को ठीक करने में लग जाते हैं, लेकिन माइंड में उनके सर अभी वही झगड़ा चल रहा होता है। तो मैं इस बात का विशेष ध्यान रखूंगा। आफ्टर दैट उन बच्चों को सर मैं रिलैक्स फील होने दूंगा और दोनों को आराम अलग अलग ही थोड़ा मैं टाइम दूंगा कि वो प्रॉपर रूप से अपनी नॉर्मल सिचुएशन में आ जाए। और फिर सर जब सब चीजें सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी तो उसके बाद फिर मैं सिचुएशन को जानना चाहूंगा कि क्या ऐसा हुआ था, किस कारण उन लोगों का झगड़ा हुआ है, उस कारण की जड़ तक जाऊंगा और उसका प्रॉपर कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर दूंगा। ठीक है, पेरेंट्स आएंगे बोलने के लिए, तब क्या करोगे? सर पेरेंट्स आएंगे उसके पहले ही मैं सारा जो माजरा जो था, क्या प्रॉब्लम क्या थी, कहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हुई, उसका पूरा सर प्रॉपरली मैं सब चीजें जान लूंगा और फिर आफ्टर दैट पेरेंट्स से मैं बात करूंगा, उन्हें पूरी तो कंडीशन से अवगत कराऊंगा। बात तो करोगे, लेकिन हैंडल कैसे करोगे कि वो तो आके पेरेंट्स कहेंगे कि आपके रहते हुए हमारे बच्चे को कैसे चोट लग गई, या उस बच्चे ने हमारे बच्चे को मार दिया, आपसे इस तरीके की बातें करेंगे। आप कैसे वहाँ पर हैंडल करोगे, क्या बोलोगे उनको, किस तरीके की कॉन्वर्सेशन होगी आपके पेरेंट्स के साथ, कैसे सर उनको समझाओगे? सबसे पहले तो सर मैं भी धैर्य रखूंगा और सर उन पेरेंट्स की पूरी प्रॉपरली बात सुनूंगा कि वो क्या बोल रहे हैं। आफ्टर दैट सर उन्हें बड़ी पोलाइट रूप से मैं सब कुछ बताऊंगा कि ऐसा ऐसा हुआ था और दोनों बच्चों की यहाँ यहाँ गलती थी, और ये कंडीशन हैपन हुई है। कोई और बच्चा भी आंसर करना चाहेगा? निशा सर मैं आंसर दूं करना? आंसर? हाँ जी हाँ जी, हाँ बोलो। जी, हाँ जी सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर आंसर तो मतलब जैसे इन दोनों बताया है, इनसे मिलता जुलता ही है। सबसे पहले सर लड़ाई कर रहे हैं तो उनको लड़ाई से हटाना है, ठीक है, लड़ते हुए। फिर उनको फर्स्ट एड देना है, तो इसके लिए एमआई रूम ले जाओ या फिर उधर जो भी जैसे भी होगा। और सर उसके बाद फिर आराम से मतलब थोड़ी देर बाद रिलैक्स होके पहले उनकी बातें सुनिए दोनों पक्ष की, कि आखिर मतलब बात क्या हुई है, किस कारण से झगड़ा हुआ है। सर फिर धीरे धीरे उनको नॉर्मल कराना है। उसके बाद जैसे क्या है, हम उनको तुरंत बताएंगे किसी भी चीज के लिए तो बच्चे हैं नहीं मानेंगे। तो थोड़ा सा टाइम कि मैं जैसे ऑब्जर्व करता हूँ, या फिर सर उनसे ही मत पूछो, उनके आसपास जो भी बच्चे थे या जहाँ पे हुआ, थोड़ा उधर से पूछताछ करके मतलब कंप्लीट जानकारी लेनी है। फिर सर उसके बाद फिर उनको समझाना है। अगर पेरेंट्स आते हैं, सर पेरेंट्स तो आएंगे क्योंकि बच्चों को कितना भी समझा लो वो घर जाके बताएंगे। तो पेरेंट्स को पहले सर मतलब दोनों तरफ की बातें बतानी है, ठीक है। उसके बाद ये नहीं कहना कि मैंने मतलब क्योंकि टीचर तो उधर थे नहीं, तो आप चाहे जैसे कोई आसपास जो बच्चे थे आप उनको बुला के मतलब, तो पेरेंट्स को तभी ये समझ में आएगा, पेरेंट्स को लगेगा कि हाँ टीचर्स तो चलो ठीक है अपने स्कूल के लिए या कैसे भी, मतलब वो दोनों दोनों की तरफ लेगा, एक के बारे में नहीं बोलेगा। बट जो बच्चे हैं एक दो बच्चों को बुलाओ, फिर उनके बारे में मतलब प्रॉपर बच्चे भी बताएंगे
और मतलब टीचर्स को बताना है कि भाई आपके बच्चे का यहाँ पे वीक पॉइंट है या गलती की है, बट कोई बात नहीं, बच्चे हैं, मतलब हो जाएगा, थोड़ा सा आप भी ध्यान दो और हम भी देंगे। ठीक है चलो, वैसे ऑलमोस्ट सर अपने अपने। इसमें जो भी हाँ बताया इन सब लोगों ने वो तो ठीक है, लेकिन इसमें मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा कि मैं सॉरी ज़रूर कहूँगा, क्योंकि सेफ्टी और सिक्योरिटी स्कूल की जिम्मेदारी है और टीचर्स की जिम्मेदारी है। टीचर्स थे या नहीं थे, लेकिन बच्चे तो स्कूल में थे, तो हम सॉरी कहेंगे और नेक्स्ट टाइम के लिए उनसे कहेंगे कि हम पूरा पूरा ध्यान रखें। ठीक है, और इसमें स्पेशली मैं एक बात पॉइंट आउट कर देता हूँ आपको। वैसे तो अपूर्व ने जो आंसर किया, निशा ने आंसर किया, काफ़ी अच्छा है, और एक बच्चे ने और आंसर किया था, कुलदीप ने आई थी। ये सारी बातें ठीक है। इसमें एक चीज़ जैसे पेरेंट्स वाले पॉइंट पे हम जाना चाहूँगा मैं। पेरेंट्स वाले पॉइंट पर आप ये कह सकते हो कि सर हम उनको पूरी तरीके से सिचुएशन से अवगत कराएंगे, और वहाँ पर हम कोशिश ये करेंगे कि जो वो पेरेंट है उस पेरेंट को कूल डाउन करें। हमारी सबसे पहली कोशिश ये होगी कि उसको शांत करने की कोशिश करें, और उनको बेवजह जो बात की जो मिसकम्युनिकेशन है, जो कि शायद उनके बच्चे के द्वारा की गई होगी, उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। और अगर यदि वो दूसरे बच्चे को डांटते हैं, मतलब अपने बच्चे को छोड़कर दूसरे बच्चे को डांटते हैं, तो हम इसके लिए कतई उनको मना करेंगे, और उनको ये भी कहेंगे साथ ही साथ कि मैं इस पूरे मैटर को बहुत अच्छे से हैंडल कर लूँगा, और आपको बिल्कुल निश्चिंत करूँगा मैं उनको, और परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इस तरीके के आश्वासन मैं उनको दूंगा। और कभी भी किसी भी बच्चे को, चाहे उनके बच्चे को चाहे दूसरे के बच्चे को, उन पेरेंट्स के सामने नहीं डांटूंगा, ठीक है, और ना ही उन पेरेंट्स के सामने उससे बात करने की कोशिश करूँगा कि क्या इस समस्या का समाधान हो सकता है, या क्या चीज़ इस पूरी घटना के अंदर हुई जिस वजह से चोट लगी। ठीक है, ये पेरेंट्स के सामने नहीं करूँगा मैं, ये मेरा आंतरिक मामला होगा जिसको मैं अलग से ही कंप्लीट करूँगा, क्योंकि पेरेंट्स के साथ सामने करोगे तो पार्शियल हो जाएगी बात। ठीक है, इस बात का खास तौर पर ध्यान रखना, जो मैंने आपको बातें बोली है ना 2-4, इस क्योंकि ऐसा बहुत जनरल देखने को मिलता है। क्या होता है, इस पूरी क्वेश्चन को पूछने का जो मेन एस्पेक्ट है वो ये है कि क्या होता है कि बच्चों की चोट लग जाती है, एक पेरेंट आकर के चढ़ता है और कहता है कि हमारे बच्चे को चोट कैसे लगी। वो बेवजह दूसरे बच्चे के ऊपर लांछन लगाने की कोशिश करता है, या टीचर के ऊपर लांछन लगाने की कोशिश करता है, जो कि गलत है। क्योंकि अगर किसी क्लास के अंदर बच्चा अगर खेलेगा तो वो स्वाभाविक तौर पर चोट भी लग सकती है, लेकिन उस चीज़ का ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी, एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, और साथ ही साथ दूसरा बच्चा भी उतना ही कसूरवार होता है जितना एक पहला बच्चा होता है। मतलब ये मान लेना कि नहीं हमारे बच्चे ने नहीं किया होगा, तो ये गलत होता है। ठीक है, तो हमें दोनों को एक ही नज़र से देखना होगा, और इस समस्या का समाधान करने के लिए मैं उन दोनों बच्चों की भी राय लूँगा कि उन दोनों बच्चों की तरफ से क्या क्या सुनने को मिल रहा है। उसके बाद और बच्चे जो वहाँ पर मौजूद थे या जो पूरी क्लास थी, उनसे भी पूरा मामला जानने की कोशिश करूँगा। जब तक मैं एक सटीक बात पर नहीं पहुँच जाऊँगा, तब तक मैं इसका कोई भी समाधान भी नहीं निकालूंगा। ठीक है, तो ये है। और रही बात पेरेंट्स वगैरह को इन्वॉल्व करने की, ये आप शुरुआत में मत बोलो, मतलब कि मैं पेरेंट्स कह रहा हूँ, प्रिंसिपल को इन्वॉल्व करने की, क्योंकि प्रिंसिपल को इन्वॉल्व करने की बात अभी यहाँ पर है नहीं। ठीक है, जब कंडीशन ऐसी वो बना देंगे आपके सामने कि ऐसा हो गया और ये बहुत क्रिटिकल सिचुएशन, तब मैं जो हमारे प्रबंधक होंगे विद्यालय के, उनको उसके सामने भी सूचित करूँगा। ठीक है, क्योंकि ये छोटी सी प्रॉब्लम को अगर आप कहोगे कि मैं प्रिंसिपल को बताऊँगा, तो फिर ये तो चीज़ें आप सॉल्व ही नहीं कर पा रहे, आप इनकैपेबल हो सॉल्व करने की। ठीक है, अपनी कैपेबिलिटी बतानी है। प्रिंसिपल को इन्फॉर्म करोगे वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन वाह भाई वाह, रविकांत आप बहुत हमें हॉर्न सुना रहे हो रोडवेज के ऑन करके। सर अगर सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट हो कि एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को पीट दिया, चोट दोनों को नहीं लगी, एक को ही लगी, तब फिर इस कंडीशन में ज़रूरी नहीं है कि अगर बच्चों दोनों को ही चोट लगना ज़रूरी है, एक बच्चे को भी चोट लग सकती है, लेकिन मामले की गंभीरता जब तक आपको ना पता चले, या मामले के बारे में जो एक्चुअल बात है वो जब तक ना पता चले, तब तक आप इसमें कोई भी एक्शन नहीं लेंगे, और कभी भी एक बच्चे की गलती नहीं होगी, ये मैं आपको बता दूँ।
चाहे आपको कितना भी इंटरव्यूअर फोकस कर दें कि बच्चे, एक ही बच्चे की गलती है, उसी की वजह से ऐसा हुआ है। बजा दो ताली, बजा दोगे ताली? नहीं बजा पाओगे। इसका होना ज़रूरी है ताली बजाने के लिए, ठीक है। तो जब भी लड़ाई का केस होगा दोनों तरफ से होगा कि सर उसने गाली दी थी मेरे को, ठीक है, ये वजह हो गई। सर इसने धक्का दिया था मुझे, सर ये बेवजह हंस रहा था मेरे ऊपर, ठीक है। कोई भी समस्या हो सकती है जिस वजह से ऐसा हुआ है, ठीक है। तो आप इस चीज़ के जब तक पूरे उस पर ना पहुँचे, और मान लो आपको पता चल गया कि जो मारा है वो एक ही बच्चे ने मारा है, दूसरे बच्चे ने सिर्फ कोई और गलती करी है, या तो कुछ उसकी पेंसिल वगैरह चुरा ली या कुछ भी ऐसा कर दिया, तो गलती यहाँ पर दोनों की है। इस बात का खास तौर पर ध्यान रखना, ठीक है। गलती ये नहीं है कि जिसने मारा है, जिसने धक्का दिया है या जिसने चोट पहुँचाई है सिर्फ उसी की गलती, नहीं, गलती दोनों की है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना, आपको दोनों को ही समझाना पड़ेगा जिससे, और दोनों की दोस्ती भी करानी पड़ेगी, ठीक है, फाइनली। लेकिन अगर पेरेंट ने इस बीच में इन्वॉल्व हो गए या पेरेंट्स ने इस बीच में अपनी भूमिका दिखा दी, तो फिर ये मामला बिगड़ जाएगा। ना तो बच्चा दोस्ती की तरफ जाएगा, और ना ही बच्चे के मन में ये डेवलप होगी कि मुझे इससे दोबारा गलती नहीं करनी, ठीक है। चलो, ये क्वेश्चन अच्छे से मतलब सॉल्व हो गए। जैसे वो फाइट नहीं कर रहे हैं, ओनली मिसबिहेव कर रहे हैं, तो फाइटिंग नहीं हो रही है, ओनली मिसबिहेव कर रहे हैं बस। मिसबिहेव कर रहे हैं वो तो एक इंडिविजुअल भी कर सकता है मिसबिहेव। हाँ, तो बच्चे आके जैसे शिकायत कर रहे हैं कि ये मुझसे अच्छी तरह से बात नहीं करता है, मुझे गलत तरह से बात करता है, या कोई भी गाली देता है, तो उसके लिए। हाँ बिल्कुल, आप कोई भी बच्चा शरारत करता है, एक शरारत के तौर पर आप इसको ले सकते हो कि अगर कोई बच्चा शरारत करता है तो आप उसको डांटेंगे, और आपकी जितनी कोशिश हो सकती है कि वो दोबारा शरारत ना करे। जगदीश, आपने अपनी स्क्रीन वो कर दी, प्रेजेंट कर दी, तो आप उसको शरारत के तौर पर लेंगे और उस बच्चे की शरारत को रोकने का प्रयास करेंगे। सिंपल, उसमें कोई एज सच मारपीट या चोट पहुंचाने वाली गंभीरता नहीं होगी, ठीक है। तो इसको नॉर्मल ट्रीट करेंगे, और उसको जो भी समझा क्या सकते हैं सर? उसको समझा क्या सकते हो, आप उसको मना कर सकते हो, नहीं मानता अपने पास बैठा सकते हो, ठीक है, फ्रंट डेस्क पर बैठा सकते हो आप उसको किसी काम में बिजी कर सकते हो, ठीक है, या उसकी जो संगत है जहाँ पर बैठ कर के वो लिबर्टी ले रहा है उस संगत से दूर कर सकते हो आप। क्यों नहीं, आपकी इतनी सारी सर अगर किसी इंडिविजुअल बच्चे के साथ ही कर रहा है मिसबिहेव, तो उसका कोई रीजन होगा ना। ऐसे मतलब मिसबिहेव अगर किसी एक ही के साथ कर रहा है तो पहले जानेंगे ना कि क्या रीजन है। बेटा देखो, पहले तो है ना, आप इन जनरल बात मत करो, आप है ना ये बोलो कि सर वो ऐसा करता है वैसा कर, इन सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही आंसर आपको करना होगा ना। मिसबिहेव की जनरल सेंस में आप बोल रहे हो, क्या करता है, गाली देता है, मारता है, ये करता है, वो, ये वाली सिचुएशंस बनाओ, क्योंकि जब सिचुएशन तक नहीं पहुंचोगे आप, फॉर एग्जांपल कोई बच्चा किसी को गाली दे रहा है, अब जब तक ये नहीं आपको पता होगा कि वो क्या मिसबिहेव कर रहा है, क्या गाली दे रहा है, अब इसका समाधान निकालना है आपको। क्या कर रहा है, अच्छा ऐसे चिढ़ा रहा है, अच्छा समझ रहे हो आप मेरी बात, ये पर्टिकुलर मैनर के अंदर आप उसमें पहुँचो कि क्या प्रॉब्लम बच्चा फेस कर रहा है, या दूसरा बच्चा उसको कैसे परेशान कर रहा है, ठीक है, टीज़ कर रहा है, ठीक है, उसका कपड़ा पकड़ के खींच रहा है, ठीक है, उसके बाल पकड़ के खींच रहा है, ठीक है। तो जब तक आप ये सारी चीज़ें नहीं करोगे तब तक आपको कैसे सिचुएशन के कंक्लूजन पर पहुंचोगे आप, तो उसी के अनुसार आप अपना आंसर वहाँ पर बता सकते हैं, ठीक है। जब शोर मचाता है बच्चा, या कोई किसी भी तरीके का एक पर्टिकुलर बच्चे के साथ मिसबिहेव करता है किसी भी सेंस में, चाहे उसको कपड़े पकड़ना हो, तब भी आप इस सिचुएशन को जानने की कोशिश करते हो कि क्यों बेटा, आप क्यों कपड़े इसके खींच रहे हो, बताओ बेटा आपके कपड़े क्यों खींच रहा है ये, बताओ आपके बाल क्यों खींच रहा है, कोई वजह है, आपने कुछ बोला है इसको। छोटी छोटी सिचुएशंस है, इन छोटी सिचुएशंस का समाधान टीचर डेली करता है, ठीक है, और क्लासरूम में एवरी डे ये सिचुएशंस हैंडल करनी पड़ती है आपको, ठीक है, क्योंकि ये गंभीर विषय नहीं होते, ये क्लासरूम के नॉर्मल इश्यूज़ हैं जिसमें बच्चा शोर मचाता है। शोर मचाने की वजह क्या है, यही तो है कि मेरी पेंसिल तोड़ दी उसने, है ना, मेरे कॉपी के पेज फाड़ दी उसने, ठीक है, मेरी रबर उठा ली, मेरी वहाँ फेंक दी रबर, मेरी पानी की बोतल फेंक दी, पानी फेंक दिया, मेरा टिफ़िन निकाल के खा लिया, क्या यही तो परेशानी है, ठीक है।
चलिए, ये क्वेश्चन अच्छे से आंसर हो गया है। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन में इतना समय नहीं देंगे बच्चों। जो मेन बात थी वो आप तक पहुंच गई है। सेकंड क्वेश्चन है, और बच्चों जितने भी बच्चे आंसर करने की कोशिश करो ना, कैमरा ऑन करके करो बच्चों, ठीक है? क्योंकि कैमरा ऑन करके आंसर करोगे, और आप लोगों को लगता है कि कैमरा ऑन करने से आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिन बच्चों ने कैमरा ऑन किया है कभी भी, या जनरली जो कैमरा ऑन करके रखते हैं, एक बार उनका एक्सपीरियंस जान लो। निशा बताओ, कैमरा ऑफ करने का एक्सपीरियंस और ऑन करने का क्या है? नहीं, काफी फर्क पड़ा है सर, क्योंकि स्टार्टिंग में है ना, मैं कैमरा ऑफ करके ही बात करती थी, तो अभी मतलब मैंने खुद में पाया है कि मैं काफी पहले से इम्प्रूवमेंट कर रही हूँ। कैमरा ऑन करने से कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है ना? और आप इंटरव्यू Yes, sir. फेस करने जा रहे हो बच्चों, कोई रिटर्न हाँ एग्जाम जी, थोड़ी है sir. जो कैमरा ऑफ करके भी अगर कर लोगे तो मज़ा आ जाएगा। तो आप अपने कंफर्ट को Yes. छोड़ो थोड़ा बेटा, ठीक है? यस सर। और ये हर बच्चे, जैसे निशा ने एक्सपीरियंस बताया ना, ये हर बच्चे का एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ, जितने भी बच्चे कैमरा ऑन करते हैं। और मैं एवरी डे आपको समझाता हूँ, कैमरा ऑन करो बच्चों, ऑन करो। और एटलीस्ट तब तो ऑन ज़रूर करो जब आप किसी क्वेश्चन का आंसर कर रहे हो। आप, मुझे ऐसे लगता है कि आंसर भी आप कैमरा ऑफ करके दे देते हो, तो गलत है बेटा। और लड़कियां तो लड़कियां, लड़के भी ऐसा करते हैं बेटा। कोई खा जाएगा क्या आपको कैमरा ऑन करके? आपके पीछे के बैकग्राउंड में कुछ भी हो, हमें क्या फ़र्क पड़ता है बेटा? सबका बैकग्राउंड ऐसा ही होता है। उससे मत घबराओ कि मेरा बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, मैं अच्छा दिख नहीं रहा। कोई लड़की थोड़ी दिखा रहे बेटा आपको, या कोई लड़का थोड़ी दिखा रहे जो आप अच्छे नहीं दिख रहे, तो रिश्ता कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा डेयर करो कैमरा ऑन करने का, ठीक है बेटा? क्लास में हो आप, मुझे काफ़ी टाइम से जानते हो, है ना? यहाँ पर सीरियस प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई मस्ती मजाक टहलने तो आए नहीं हो कि अपना कंफर्ट लेटे हुए टीवी चल रहा है एक तरफ ये चल रहा है एक तरफ, ऐसा तो नहीं करो यार, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेंज करके देखो ये अपनी आदत बेटा, नहीं तो फिर जो कैमरा ऑन कर सकता है उसको मौका दो, ठीक है? कैमरा ऑफ करने में कोई भी फायदा नहीं है बेटा। पेरेंट्स टीचर मीटिंग अमूमन हर महीने की जाती है, और इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं? एक आइडल पेरेंट्स टीचर मीटिंग कैसी होनी चाहिए, ठीक है? क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है एक टीचर की पेरेंट्स टीचर मीटिंग को अटेंड करने की, ठीक है? कोई भी बच्चा आंसर करना चाहता है अपना हैंड रेस कर लो। जिन बच्चों ने पुराना हैंड रेस किया हुआ था वो बेशक से अपना लोअर हैंड कर लो अगर नहीं आंसर आता है, और जिन बच्चों को नया आंसर करना है वो नया आंसर कर दो। सुमन रानी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। सर इसमें पेरेंट्स मीटिंग में सर बच्चे की टीचिंग प्रोसेस के बारे में, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के बारे में पता चल जाता है सर। अगर टीचर को बच्चे से या पेरेंट्स से कोई दिक्कत है या किसी चीज के बारे में बताना है तो टीचर भी बता सकते हैं, और पेरेंट्स भी टीचर से पूछ सकते हैं सर। ठीक है, कोई और बच्चा? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर इसका जवाब मैं ये कहूँगी कि पेरेंट्स टीचर मीटिंग बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि जो बच्चा है वो 6 से 7 घंटे स्कूल में रहता है, उससे ज़्यादा 14-15 घंटे वो घर में रहता है। तो वो घर में किस तरीके से कर रहा है और स्कूल में कैसे है, ताकि दोनों ही पेरेंट्स और टीचर मिल के बच्चे की डेवलपमेंट पे काम कर सके और एक बेहतर आउटपुट निकल के आ जाए। ठीक है। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टीचर की, या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं? इस पर थोड़ा सा और प्रकाश डालो। आपने बिल्कुल एक लाइट नोट पे इस आंसर को कंप्लीट कर दिया। सर रिस्पॉन्सिबिलिटी और टीचर्स अगर की, ये जो आप बात कर रहे हो कि हाँ भाई ये होता है, तो बेस्ट रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा? क्या वजह रह जाती है जिस वजह से पीटीएम होने के बावजूद भी रिजल्ट बेटर नहीं हो पा रहा, या उस पर काम नहीं हो पा रहा? जी सर। सर जैसे जब मैंने डीएलएड की थी तो मैं टीचिंग प्रैक्टिस में जब हम गए थे तो हमने भी पीटीएम को ऑर्गेनाइज किया था और अटेंड किया था। तो सर एक चीज़ जो मुझे समझ में आई कि पेरेंट्स
इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे हैं अपने बच्चों की उस पढ़ाई में, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स होते हैं वो वर्किंग होते हैं एंड वो कुछ अनएजुकेटेड भी होते हैं। तो उनके पहली बात उनके पास टाइम ही नहीं है, क्योंकि उनको काम पे जाना होता है, और वो अनएजुकेटेड हैं तो वो ध्यान भी नहीं दे पा रहे कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्योंकि उनको समझ में ही नहीं आ रहा है। तो ये एक रीजन मुझे लगता है कि हो सकता है। तो उसके लिए यही है कि उनको हम अवेयर करें जितना हम कर सकते हैं, कि आप एटलीस्ट देखो, एटलीस्ट उसको बैठाओ पढ़ाने के लिए, या फिर सिर्फ पढ़ाई से वही नहीं है कि जो बैठ के हम करें। हर तरीके से बच्चे को आप अगर पढ़ाई में नहीं कर सकते तो उसकी ओवरऑल पर्सनैलिटी के बारे में हमें बताओ, उसका बिहेवियर कैसा है, इमोशनली सोशली उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये सारी प्रॉब्लम्स को हम अगर डिस्कस कर सकें अगर तो। पेरेंट्स बच्चे की शिकायत करते हैं पीटीएम के अंदर टीचर से, तो उस समय टीचर को क्या करना चाहिए? सर हमें देखना चाहिए कि जो भी वो शिकायत कर रहे हैं क्या बच्चा स्कूल में भी ऐसा ही है, या फिर वो बिल्कुल सही है या गलत है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम उस पे काम करेंगे बच्चे पे। ठीक है, कोई और बच्चा आंसर करो जरा इसका। सर मैं बताऊं? हाँ जी बोलिए। सर क्या होता है, पीटीएम इसलिए रखा जाता है क्योंकि जनरली क्या है, ना तो रोज है ना टीचर से मिल सकते पेरेंट्स से, ना पेरेंट ही, क्योंकि फिर उनका पढ़ाई का भी होता है शेड्यूल, तो इसीलिए पीटीएम रखा जाता है, ताकि अगर टीचर्स को या फिर पेरेंट्स को जो भी बच्चे से रिलेटेड जो भी मतलब बातें करनी है, जैसे सर जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर पीटीएम है, मेन तो क्या है सर, कोई भी टेस्ट वेस्ट होते हैं यूटी वगैरह ना, उसके बाद मेनली रखा जाता है पीटीएम ना, तो उसमें बच्चों की जो भी परफॉर्मेंस है सर वो दिखाई जाएगी। उसके बाद अगर पेरेंट्स को कहीं लगता है कि वे बच्चे के मार्क्स कम आए हैं, या बच्चे की ओवरऑल पर्सनालिटी से संबंधित जो भी, या फिर बच्चा किसी गेम में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है या कुछ भी सर, तो वो फिर जैसे टीचर्स के सामने डिस्कस करता है। और बट सर अगर जैसे पेरेंट्स करते हैं, बट टीचर्स को कई बार लगता है ना, तो टीचर्स बोल देते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, स्कूल में इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, क्योंकि सर जैसे रियल में मेरी बेटी का है, मैं उसके पीटीएम में जाती हूँ ना, तो मैं कई चीजों पे बोलूंगी तो पेरेंट्स बोलेंगे नहीं वो आपको लग रहा है, हमने मतलब देखा है तो कर लेगी ये। तो सर मेन तो बच्चे की वीक पॉइंट के ऊपर बच्चे की क्या परफॉर्मेंस है, और सर वही ओवरऑल हो गया, तो उसके लिए ही दोनों ही काम करते हैं सर। ठीक है, कोई और बच्चा आंसर करना चाहता है? गुड इवनिंग सर, एम आई ऑडिबल? हाँ जी ऑडिबल। तो सर एक मतलब ये पॉइंट्स तो है ही, एक हटके इससे थोड़ा पॉइंट ये बताना चाहूंगी पीटीएम के इम्पोर्टेंस का, कि इससे ना हम पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं बच्चों के एजुकेशन में। तो उनका इन्वॉल्वमेंट, उनको ये नहीं होता कि बस बच्चे को स्कूल भेज दिया अब वो पढ़ लेगा अपना, वो चीज नहीं है। उनका इन्वॉल्वमेंट भी होगा, एक सोसाइटी का इन्वॉल्वमेंट, मतलब बेसिकली बच्चे को उसमें पीटीएम के थ्रू हम ऐड करते हैं उसके एजुकेशन में। बिल्कुल सही बात है। समाज का जुड़ाव भी इससे संभव हो पाता है, ठीक है, जिसमें स्पेशली पेरेंट्स की बात हम लोग यहाँ कर रहे हैं कि एक बच्चे की शिक्षा में एक पेरेंट्स का भी एक योगदान होता है। तो पीटीएम से एक ये भी ऑब्जेक्टिव फुलफिल होता है कि माता पिता या पेरेंट्स का, अभिभावक का और समाज का जुड़ाव बच्चे की शिक्षा से हो पाता है, ठीक है। और इसमें मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि अगर बच्चा की शिकायत करते हैं पेरेंट्स, तो उस बात को सुनना चाहिए, ठीक है, और उस पर रिएक्शन दिए बिना, जैसे क्या होता है, जैसे उन्होंने बोला कि भाई घर पे शोर मचाता है, ये करता है, वो करता है, आप बच्चे को डांटने लग जाते हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कभी भी पेरेंट्स के सामने बच्चे को नहीं डांटना चाहिए, और पेरेंट को टीचर के सामने नहीं डांटना चाहिए कभी भी, ठीक है। ये दोनों चीज़ें नहीं होनी चाहिए कभी भी। जनरली क्या होता है कि पीटीएम संभव क्यों नहीं हो पाती, वो सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाती? पीटीएम इसलिए सक्सेसफुल नहीं हो पाती क्योंकि वहाँ है ना ब्लेम गेम्स ज़्यादा चलता है। मोस्ट ऑफ केस में क्या होता है, 90% ऑफ केसेस में टीचर्स चाहते हैं कि हम अपना जो भी है जो भी ब्लेम है वो उस बच्चे पर डाल दें कि देखो ये तो करता ही नहीं है, हम हमने कितनी सारी चीज़ें कराई हैं, अब ये नहीं करेगा तो फिर कैसे सब बच्चों के साथ कैसे कोप अप करेगा, या सब बच्चों ने देखो कितनी अच्छी परफॉर्मेंस करी लेकिन इसके नंबर आए, देखो कुछ भी नंबर नहीं आए, आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तभी तो नंबर आएंगे।
और ये इतने दिनों से देखो कुछ भी होमवर्क करके नहीं लेकर के आ रहा, और जब भी हमने इसको दिया है डायरी में लिख करके देते हैं कि भाई पेरेंट के साइन करा के लाना, तो ये साइन ही नहीं करा के लाता। अभी मैंने हल्का सा बोला है, यही कॉन्वर्सेशन कंटिन्यू चलती है उस बच्चे के पूरी पीटीएम में, और बच्चा वहाँ पर सहमा खड़ा होता है, क्योंकि अभी ये ख़त्म होंगे, टीचर ख़त्म होंगे, फिर पेरेंट शुरू होगा। क्या बताएं मैडम, घर पे तो पढ़ता ही नहीं है बिल्कुल, इसके पापा तो इतना बोलते हैं कि पढ़ ले, लेकिन ये तो पढ़ने का नाम और निशान नहीं लेता है, इसको तो कोई होमवर्क ही कभी कंप्लीट नहीं होता। हम बोलते हैं कि होमवर्क कर ले, कहता है कि मैडम ने सब कुछ करा दिया, मेरे को तो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ज़बरदस्ती इसको पढ़ाने बैठाते हैं तो इसकी कोई कॉपी कंप्लीट नहीं होती, कहता है कि स्कूल में रह गई है, ये कर गई है। हम तो दुखी हो गए इससे। उस बीच में बच्चे का जो मेंटल है वो टॉर्चर फील कर रहा है ना। तो हमने पीटीएम का क्या ऑब्जेक्टिव बना लिया, और यही होता है और यही होता आया है। हमने पीटीएम का क्या ऑब्जेक्टिव बना लिया, पीटीएम का ऑब्जेक्टिव ये है मेंटल टॉर्चर, किसका, स्टूडेंट का। That's it। जबकि हमें टीचर के तौर पर पेरेंट्स को समझाना चाहिए कि हम जब तक बच्चों की बुराइयां करते रह जाएंगे, बच्चों की गलतियां को नज़रअंदाज करते रह जाएंगे, या बच्चों की गलतियां आप आकर के मुझे बता दो, मैं आपको बता दूं, जब तक ये चलता रहेगा तब तक प्रोग्रेस कहाँ से करेगा, वो नहीं करेगा। क्या संभव प्रयास पेरेंट्स अपने घर पर कर सकते हैं, इस चीज़ के इंस्ट्रक्शंस कौन देगा, शिक्षक देगा। कि आप है ना घर पे इसको स्पेशली एक काम कीजिए, आप ये कीजिए, आप ये भी कर सकते हैं। अगर अच्छा ऐसा करता है तो आप एक काम कीजिए, आप है ना घर पे जैसे ही आता है इसको होमवर्क कराइए, होमवर्क कराने के बाद इसको बोलिए कि जो भी मैम आपको कराती है उसको 1 बाय 1 कराइए, ठीक है मैम मैं ऐसा कर लूँगी। और शाम को ना इसको 1 घंटे के लिए ना जो मैंने लिख करके दी है, इसको सुलेख लिखने के लिए दी है, हैंड राइटिंग लिखने के लिए दी है, वो ज़रूर इसको कंप्लीट बैठा करके कंप्लीट करवाया कीजिए, और देखा कीजिए कि इसने कंप्लीट किया कि अच्छा ठीक है मैम ये कर लूँगी मैं। आप समझ रहे हो, टीचर क्या कर रहा है, इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करा रहा है, ना कि उनको कह रहा है कि आप अपने आप देख लो जैसा मैंने, मेरा तो पढ़ता ही नहीं, मैं तो दुखी हो गई हूँ। ये कोऑपरेशन कैसे कर सकते हैं पेरेंट्स टीचर के साथ, टीचर पेरेंट्स के साथ, कोऑपरेटिव मूवमेंट है ये, ठीक है, ना कि कोई ब्लेम गेम है। किसी दिन मैं पीटीएम के बारे में बहुत अच्छे से समझाऊंगा। अगर पीटीएम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछा गया तो फॉर श्योर आप पीटीएम के बारे में अच्छे से आंसर करोगे तो वो खुश हो जाएंगे, वो समझेंगे कि हाँ इस बंदे को पता है कि पीटीएम कैसा होनी चाहिए, किस तरीके की होनी चाहिए, ठीक है। सर अभी बता दीजिए ना, सर अभी बता दीजिए प्लीज। अभी बता देंगे, लेकिन अभी कम समय ना, तो अभी और भी बच्चों से आंसर ले लें, लेकिन किसी दिन टॉपिक करा रहा हूँगा ना मैं बोर्ड पे, उस दिन जरूर समझाऊंगा, ठीक है। अभी कुछ बच्चों के और आंसर्स लेने ज़रूरी है, और अभी टाइम भी होने वाला है क्योंकि 5-7 ही मिनट रह गए। ये थोड़ा अच्छा टॉपिक है, मतलब आधे घंटे चलने वाला टॉपिक है, क्योंकि मैंने अभी 10-15 मिनट में जो बताया वो एक चीज़ ही आपको लग गई होगी कि हाँ कि इसमें दम है इस टॉपिक में। चलिए, कोई और बच्चा आंसर करना चाहता है तो प्लीज़ आंसर कर दो। सर मैं कर सर फर्स्ट क्वेश्चन था ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द पेरेंट्स टीचर मीटिंग। ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारा एम क्या है कि पेरेंट्स टीचर मीटिंग क्यों करते हैं।